अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 और इस यूनिट का नेम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम आगे बहुत डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। कहते हैं, हैव यू एवर थॉट अबाउट अ नंबर एंड द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। कहते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में इतनी ज़्यादा वेराइटी है, इतनी ज़्यादा तादाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या कभी आपने इनके नंबर या इसके एग्जाम के बारे में सोचा है? साइंटिस्ट का एक दावा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि तकरीबन 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इस दुनिया में मौजूद है। और कहते हैं इन पाकिस्तान देयर आर अबाउट 6,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। कहते हैं पाकिस्तान में 6,000 मुख्तलिफ अकसाम के पौधे पाए जाते हैं और 23,000 मुख्तलिफ जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। कहते हैं ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अ, कहते हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स जो होते हैं इनमें कॉमन भी हो सकते हैं। यानी कॉमन का मतलब मुश्तरक, जो तकरीबन मतलब 2 एनिमल्स में जो कॉमन हों, एक जैसे हों, ठीक है। जैसे 2 कान हैं किसी जानवर के, ठीक है, या 4 पाँव हैं, ये भी एक कैरेक्टर है। या किसी के स्किन के ऊपर बाल हैं, किसी के विंग्स हैं, यानी किसी के पर होते हैं, या किसी के पाँव होते हैं, ठीक है, और पाँव की तादाद कितनी है, ठीक है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉमन है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वहीं पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। किस बिना पर? साइज़ के बेस के ऊपर, यानी कि कोई एनिमल छोटा है, कोई बड़ा है, उसकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसका रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं यानी मॉर्फोलॉजी हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग अलग है। और उनका बिहेवियर यानी वो किस तरह से उनका एक रवैया है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जिस माहौल में वो रहते हैं उनके साथ, या वो किस तरह का खाना खाते हैं, यानी उसके जो फीडिंग हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। या फिर रिप्रोडक्शन मेथड यानी जो उनकी नस्ल बढ़ाने के तरीके होते हैं, ये किस तरह से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारे जो खसूसियात हैं, इन वजह से, इन वजूहात की वजह से, इन खसूसियात की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी होती है किसी भी एरिया की, वो एक बेहतरीन बन जाती है। यानी जो एक किसी भी एरिया में मौजूद जो जानवर होते हैं, इसकी वजह से इनमें मुख्तलिफ अकसाम जो होते हैं आपको देखने को मिलती हैं इन्हीं इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से। सो कहते हैं ईच स्पीशी हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन एन इकोसिस्टम। कहते हैं हर एक स्पीशी का एक इकोसिस्टम में इनके एक खास किरदार है। यानी अल्लाह पाक ने किसी भी चीज़ को भी मकसद पैदा नहीं किया। हर एक चीज़ का, हर एक जो एक ऑर्गेनिज्म है, हर एक चीज़ जो इकोसिस्टम में मौजूद है, उसका एक खास मकसद है, खास किरदार है उनका। और कहते हैं कि अगर किसी भी इकोसिस्टम से स्पीशीज़ जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाए, तो वो इकोसिस्टम जो है वो लेस प्रोडक्टिव बन जाता है, यानी उसका जो तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाता है और वो तवाज़ुन उसका ख़राब हो जाता है। इकोसिस्टम क्या है? सो इकोसिस्टम एक ऐसे एक फिनोमेना है, या एक इसको हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन है बिटवीन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब लिविंग कंपोनेंट कौन-कौन से हैं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दुनिया है, ठीक है? इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज़्म, आपको बटरफ्लाई नज़र आ रहा है, आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, आपको मुर्गी नज़र आ रही है, फिश नज़र आ रही है, ये सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज़्म है। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग जो सब्सटेंसेस है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। अब हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन से हैं? जैसे हवा है, रोशनी है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी जो सॉइल है, ज़मीन है, उसका उसके साथ क्या किरदार है। तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग और नॉन लिविंग का क्या, उनका आपस में क्या रिलेशन, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। सो चलिए चलते हैं आगे की जानिब। कहते हैं इन दिस यूनिट वी विल स्टडी हाउ न्यूमरस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। हम इस यूनिट में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर है जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना आसान तो नहीं है, तो उसको हम अपने लिए आसान बनाते हैं किस चीज़ के ज़रिए? उसको क्लासीफाई करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई करते हैं, ताकि उसकी स्टडी को हमारे लिए आसान बनाया जा सके। इसी तरह कहते हैं ये जो इंसान है, इंसान ज़ाहिर है कि जिस माहौल में रहता है तो उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये एक्टिविटीज़ किसी भी माहौल में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी मौजूदगी के ऊपर इंसान का क्या असर है? या उनके ऊपर पॉजिटिव असर डालता है, इंसान से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा है, या इंसान से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुँच रहा है? तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का मतलब ये यूनानी लफ्ज़ है, और ये कहते हैं 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। जैसे एक है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। यानी कहते हैं कि विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग द स्पीशीज, यानी स्पीशीज के बीच में जो आपको एक उनके खसूसियात की बिना पर जो उनमें आपको मुख्तलिफ वेराइटी नज़र आती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अकसाम किसी भी एरिया में आपको मिलती हैं, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की। सो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी में भी डिफाइंड इज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वैरायटी, वैरायटी कहते हैं एग्जाम को, अगर किसी भी एरिया है उसमें डिफरेंट इकोसिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन इकोसिस्टम में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी हैं, जो एग्जाम देखने को आपको मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, उनमें जो ऑर्गेनिज्म की अकसाम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं।
अब कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है, यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी सारे जानदार जो हैं इक्वल नहीं है। यानी ज़मीन के किसी हिस्से में एक तरह के ऑर्गेनिज़्म होंगे, ज़मीन के दूसरे हिस्से में एक दूसरी तरह के होंगे। एक जगह के ऊपर फिशेज़ ज़्यादा होंगे, दूसरी जगह के ऊपर प्लांट्स ज़्यादा होंगे। मतलब ऑर्गेनिज़म्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जो तक़सीम है ज़मीन के ऊपर, वो मुख्तलिफ है, ठीक है? और ये कहा जाता है कि आजकल की जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, इसमें कहते हैं 100 मिलियन से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, वो हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे वर्ल्ड में मौजूद हैं। ये कौन कहता है? ये बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, या अंदाज़ा लगाते हैं। कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको अभी डिस्कवर हमने करना है, इनकी अभी डिस्कवरी रहती है। सो कहते हैं ये जो हम कहते हैं ना कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे रीज़न कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उस एरिया के जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे क्लाइमेट है, आबो हवा, एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, कंपोजिशन ऑफ सॉइल है, जैसे ज़मीन है, ठीक है, जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी कंपोजिशन, उसमें न्यूट्रिएंट, उसमें जो प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं, तो ये वो भी करता है। टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। यानी आबो हवा के कैसे इफेक्ट करती हैं, जैसे अगर ठंडे इलाकों के जानवर हैं, ठंडे इलाकों के पौधे हैं, ठीक है, तो उसकी एक अलग रहन उनके एक अलग बिहेवियर होगा कोल्ड के लिए। अगर हम गर्म इलाके के पौधों को हम ठंडे इलाके में ले जाएं, तो क्या वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएंगे? अव्वल तो वो करेंगे नहीं। अगर सर्वाइव कर सके, अगर रह सके, तो उनको बड़ी मुश्किल होगी उस माहौल को अडॉप्ट करने में। तो इसलिए कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं ज़मीन के, जो हमारी अर्थ है, प्लेनेट अर्थ है, इसकी जो गर्म इलाके हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती हैं, वो रिचर बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पोलर रीजन हैव फीवर स्पीशीज़। यानी जो पोलर रीजन होते हैं, वहाँ पे स्पीशीज़ कम होती हैं। अब पोलर रीजन का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन के ऊपर आप देखते हैं इसके दो पोल्स, हम ज़मीन को ना अपने लिए स्पेसिफाई करने, आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन के दो पोल्स हम अपने लिए बनाते हैं। जैसे एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अब इस नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, चूंकि वहाँ सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है और वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पोलर रीजन में, यानी इन दो एंड्स में, यहाँ जो स्पीशीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी तादाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये जो फैक्टर है ना, ये इफेक्ट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किसी जगह में स्पीशीज़ की तादाद कितनी होनी चाहिए और कौन कौन सी स्पीशीज़ होनी चाहिए, ये उस आबो हवा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखते हैं ना, पोलर बियर जो बर्फ़ इलाके में रहते हैं, ये पेंगुइन है, वो बर्फानी इलाकों में रहते हैं। तो यहाँ ये उनकी अपनी खसूसियात होती हैं जो कि उसको उस काबिल बनाती हैं कि उस ठंडे इलाकों में वो रह सकें। इसी तरह कुछ ऐसे पौधे जो कि गर्म इलाके में रहते हैं, उनकी अपनी खसूसियात होती हैं कि जो कि उस माहौल में वो अडॉप्ट कर जाते हैं और उन खसूसियात की वजह से वो उस माहौल में रह सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, यानी हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस आपको बताई गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोडाइवर्सिटी से फूड मिलता है, यानी खाना जो होता है हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। यानी जो मुख्तलिफ तरह के जानवर हैं, पौधे हैं, हम इससे अपनी खुराक हासिल करते हैं, हम इससे ड्रग्स बनाते हैं, जो मेडिसिन हैं वो बनाते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके लिए हम खाम माल इसके ज़रिए बनाते हैं। इसके साथ साथ और बहुत ज़्यादा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो किस वजह से जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो बेहतर बनता है, इन्हीं बायोडाइवर्सिटी की वजह से। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों के लिए खुराक जो है वो क्या होता है, वो भी हम हासिल कर सकते हैं यहाँ से। सो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हाई वेराइटी ऑफ फूड जो है वो प्रोवाइड करती है इंसान को। अब कैसे? कहते हैं कि जैसे क्रॉप से मुख्तलिफ फसलें हैं, ठीक है, गंदम है, चावल हैं, हमारे जो दालें हैं, ये और बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें हैं। इसके साथ लाइव स्टॉक कहते हैं, जो हमारे मवेशी जानवर हैं, इसको अपने लिए हम कैसे खुराक एज ए फूड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री जंगलात हैं, ठीक है, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें हमें मिलती हैं। फिश है, ये भी हमारी खाने की एक बेहतरीन चीज़ है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसान उसको खाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, इससे इसको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अब आगे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स जो हैं, जो अद्वियात हैं, हम इन्हीं बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इंसान और जानवरों की सेहत को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई है, ठीक है, इनसे हम मुख्तलिफ मेडिसिन और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल विटामिन जो होते हैं वो इससे हम हासिल करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, इस तरह न्यूमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये फंजाई से हम इन ड्रग्स को हासिल करते हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं, इससे हम मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, यानी इससे इंसान को फ़ायदा होता है, इंसान की सेहत बेहतर हो जाती है। ड्रग्स लाइक कैफीन, मॉर्फिन, क्विनीन, ये सारे क्या हैं, ये भी ड्रग्स हैं और ये हम प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंसान के फ़ायदे के लिए यूज़ हो रही हैं। तो अल्लाह पाक ने इन सारी चीज़ों को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है और इससे इंसान की सेहत को बेहतर बनाया जाता है, इंसान के जान को बचाया जाता है। अब आगे आता है इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी से हमें
हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर, सनती लेवल पर हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, सनती जो चीज़ें होती हैं, जो कारखानों में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए खाम माल यहाँ से निकालते हैं। जैसे कि इमारती लकड़ियाँ हैं, इमारती सामान है, ठीक है, फाइबर्स हैं, डाइज़ हैं, रेज़न्स हैं, गम्स हैं, एडहेसिव्स हैं, रबर, ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? ये हम प्लांट से डिराइव करते हैं, प्लांट से हम इसको हासिल करते हैं। इसके साथ-साथ कहते हैं रिलेशन विद द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के साथ हमारा जो बायोडायवर्सिटी, इसका क्या रिलेशन है। इकोसिस्टम मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एरिया, जब इनका उनके बीच में इनका क्या इंटरेक्शन है, क्या उनके बीच में एक आपको जो रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। अब बायोडायवर्सिटी का इकोसिस्टम के साथ क्या रिलेशन है? सो कहते हैं कि एसेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो एक बायोडायवर्सिटी भी है, क्योंकि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है। सो कहते हैं जो इकोसिस्टम होता है, इसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं, और हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक रोल होता है किसी भी इकोसिस्टम में। उसका एक अपना किरदार होता है, उस इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में उसका अपना एक किरदार होता है। अगर किसी एरिया से हम, किसी इकोसिस्टम से हम स्पीशीज़ को हटा दें, यानी वहाँ से स्पीशीज़ थोड़े कम हो जाएँ, तो वो इकोसिस्टम प्रोडक्टिव नहीं रहता, वहाँ पे इकोसिस्टम खराब हो जाते हैं, वहाँ पे जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी वो जो इकोसिस्टम के एक तवाज़ुन होते हैं वो बिगड़ जाता है। इसके साथ-साथ जो वाटर साइकिल हैं, नाइट्रोजन साइकिल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये इकोसिस्टम में चल रहे हैं, और ये किस वजह से चल रहे हैं? ये इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब इनके बीच में रिलेशन मतलब इंटरेक्शन होता है, तो ये उस वजह से आपको नेचुरल साइकिल चलते हुए देखने को मिलते हैं। इसी तरह कहते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, जो सॉइल का ज़रख़ेज़पन है, किस किस सॉइल में, किस मिट्टी में अच्छे से पौधे उगते हैं, किस में नहीं उगते, या बैलेंस क्लाइमेट, हमारी जो आबो-हवा है उसको बरकरार रखना, उसको मुतवाज़न रखना, और बहुत सारे फैक्टर हैं कि जो कि डिपेंड करते हैं बायोडायवर्सिटी के ऊपर। ठीक है? यानी किसी भी एरिया में जो ऑर्गेनिज़्म की मौजूदगी है, उस एरिया के क्लाइमेट के ऊपर, उस एरिया की आबो-हवा के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती हैं। अब यहाँ पे आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहते हैं कि 1,30,000 प्लांट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए बीज़ के ऊपर, यानी बी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म है। तो और पॉलिनेशन कौन-सा प्रोसेस है? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो फिलामेंट्स होते हैं, जो एंथर्स होते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, इस जो ओवरी होती है वहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ पे पॉलिनेशन को ये जो यहाँ से एंथर से यहाँ तक की जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये कैसे जाते हैं? ये मुख्तलिफ तरीकों से जाते हैं। या तो ये विंड के ज़रिए जाते हैं, हवा के ज़रिए जाते हैं, या ये वाटर के ज़रिए चले जाते हैं, या ये किस चीज़ के ज़रिए चले जाते हैं? इंसेक्ट के ज़रिए चले जाते हैं। इंसेक्ट जो हमारे कीड़े-मकोड़े हैं, जैसे बटरफ्लाइज़ हैं, बीज़ हैं, मक्खियाँ, इन चीज़ों के ज़रिए जा सकती हैं। तो ये जो बी है ना, ये कहते हैं 1,30,000 प्लांट्स डिपेंड करती है बीज़ के ऊपर, कि मक्खियों के पाँव के साथ ये पोलन ग्रेन चिपकते हैं और दूसरे फ्लावर तक इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये कहा जाता है, कहते हैं कि 1/3 ऑफ आवर फूड, फ्रूट्स एंड, यहाँ पे आपको वेजिटेबल का कहा है कि अगर ये एग्जिस्ट ही ना हो, ये मौजूद ही ना हो, अगर हम ये जो पोलिनेटर्स हैं, ये जो बीज हैं, इसको हटा दिया जाए, तो यानी ये भी बायोडाइवर्सिटी को में ये क्या करते हैं? अपनी एक हिस्सा डालते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी बायोडाइवर्सिटी को और बढ़ाते हैं, हमारे फ्लावर्स जो होते हैं उसको उसको ग्रो करने में, उसकी उसकी जो एक आप कह सकते हैं इसकी जो स्पेशीज होती है उसको बढ़ाने में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करता है। अब आगे आते हैं पॉइंट टू पॉइंटर। पॉइंट टू पॉइंटर में आते कहते हैं इस दुनिया की 40% इकोनॉमी और 80% ऑफ द नीड्स ऑफ द पुअर, जो गरीबों के 80% जो ज़रूरियात होती हैं, वो इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से हम हासिल करते हैं। जो हमारे हयातियाती वसाइल हैं, इनसे हम इसको हासिल करते हैं। और कहते हैं कि जिस एरिया की बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितनी ज़्यादा पौधे और जानवर किसी एरिया में होंगे, वहाँ पे मेडिकल डिस्कवरीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होंगी। मेडिकल डिस्कवरीज़ मीन्स अच्छे-अच्छे मेडिसिन जो होंगे, वो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इसके ज़रिए कर पाते हैं, यानी हमारा जो माशी मईशत है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, और नए-नए जो हमारे जो चैलेंजेज़ हैं, उसको हम अच्छे से निपट सकते हैं। सो ये था बायोडाइवर्सिटी का एक डिटेल टॉपिक। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 जो है उसके कुछ एसिलो बेस्ड क्वेश्चन हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के साथ रिलेटेड। ये 4 क्वेश्चंस हैं। कहते हैं डिस्क्राइब द टर्म बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, रिलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद द नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द मेजर वेराइटी ऑफ अ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ।